जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं कृष्णा संडे। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हेडलाइंस के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर्स एंड हार्डवेयर। रेट में कम, क्वालिटी में दम। जिले में लगातार दिख रही कोरोना की त्रासदी। 24 घंटे के भीतर 32 लोगों की गई जान। ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण। शहर के गुजरी बाजार में लगी आग, राख हुई 4 दुकान, लाखों का हुआ नुकसान। स्थानीय जनों ने दिखाई जागरूकता, टला बड़ा हादसा। जिले की पहली कोरोना योद्धा महिला को 6 महीने बाद भी नहीं मिली बीमा की राशि। कार्यालयों के चक्कर लगा रहे परिजन। कोविड में नौकरी से डॉक्टरों ने की तौबा। स्टाफ नर्स की नौकरी के लिए आए बम्पर आवेदन। और जिले वासियों का शादी विवाह से नहीं हुआ मोह भंग। प्रतिबंध के बावजूद भी बज रही शहनाइयां, उठ रही है डोली। 25 अप्रैल 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 149 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1211 हो गई। राहत वाली बात यह है कि अब बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज भी ठीक हो रहे हैं। 25 अप्रैल को 138 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 25 अप्रैल 2021 तक कुल 6044 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 4799 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 25 अप्रैल को 138 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव 1211 मरीजों में से 910 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 56 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 230 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 15 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 25 अप्रैल 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,02,870 सैंपल लिए जा चुके हैं। सोमवार को जिला अस्पताल, निजी अस्पताल, वारासिवनी, लांजी और नागपुर इलाज कराने गए लोगों के लगातार हर घंटे मौत के समाचार मिलते रहे। इस दौरान रविवार की देर रात से लेकर सोमवार की देर शाम तक जिले के कुल 32 लोगों को हमने हमेशा के लिए खो दिया है। जिला मुख्यालय में रविवार की देर रात को 8 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं सोमवार की देर शाम 8 शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस तरह कुल 16 शवों का अंतिम संस्कार जिला मुख्यालय के जागपुर घाट शमशान में 24 घंटे के भीतर किया गया। जिला अस्पताल की तरह लांजी सिविल अस्पताल में भी रविवार और सोमवार को मौत के आंकड़ों में जरा सा भी अंतर दिखाई नहीं दिया। रविवार की देर रात तक 6 लोगों की मौत हो चुकी थी और सोमवार सुबह से लेकर रात तक 8 लोगों की मौत हुई। इसी तरह वारासिवनी सिविल अस्पताल से भी दिन भर दुखद समाचार मिलते रहे। यहाँ पर शाम होते तक 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान घर पर होने की जानकारी दी गई। इसी तरह इलाज के लिए नागपुर गए शहर के गोवा डीजे संचालक खगेश खजरे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिनका कोविड गाइडलाइन के तहत अंतिम संस्कार कर दिया गया। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के एक और कर्मचारी की मौत हो गई। जिला अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी विक्रम वट्टी भी इलाज के दौरान जिंदगी की जंग हार गए। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय के पीड़ित मरीज शहर के निजी चिकित्सालय, जिला अस्पताल सहित गोंदिया, नागपुर, जबलपुर में इलाज करवा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैलने की जानकारी मिल रही है, जिसका सबसे ज़्यादा असर अब तक लांजी, वारासिवनी और बैयर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके कि जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार लोग अब भी लापरवाही करते दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण संक्रमण की रफ्तार कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रही है। सोमवार की दोपहर करीब 4:30 बजे शहर के गुजरी बाजार की कुछ दुकानों से लोगों ने आग की लपटें उठते हुए देखी। लोग जब तक कुछ समझ पाते काफी देर हो चुकी थी। आग की लपटों ने 4 दुकान को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा दिया था। जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने बहुत अधिक जागरूकता दिखाई और तत्काल आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड और स्वयं दुकानदार गुजरी बाजार पहुंचे। जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया और उसे और अधिक भड़कने से रोका गया।
लेकिन इस दौरान एक कपड़ा दुकान, एक जनरल स्टोर्स और 2 सब्जी की दुकानों को बहुत अधिक नुकसान हो चुका था। हर दुकानदारों ने अपने स्तर पर प्रारंभिक नुकसान का आकलन भी बताया। आग लगी और कैसे आग लगी और कैसे पता चला? अभी मालूम पड़ा, अभी तो 5 बजे मालूम नहीं कैसे लगी जल्दी। कितनी 3-4 दुकान चली, मालूम नहीं इसका ऐसे। दोबारा जी बताइए, कितने का नुकसान हुआ आपका? नुकसान हुआ 1 लाख का। क्या लग रहा है, किसी ने लगाया है या खुद को खुद लगी आग? इसका मालूम नहीं, पता नहीं कैसे। तो पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या? पहले तो 1-2 बार और लगी, पहले लगी थी पहले। बहुत सा नुकसान हो गया था, कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पूरे कैमरे वगैरह का सिस्टम जल गया, पूरे कपड़े जल गए। मैं तो अभी आया हूँ 10 मिनट पहले। अब अभी तो सर अभी बोले हैं, अभी और चल ही रही है छानबीन। और सर लॉकडाउन लगा हुआ है, सब अपने अपने घर में हैं, दुकानदारों को आके दुकान खोलने का परमिशन नहीं है। हम कैसे आएंगे यहाँ पर? आओ तो पुलिस वाले मारते हैं। अब ये बताइए कि हम अपनी दुकान की सुरक्षा कैसे करें? और आज ये इतनी बड़ी हानि हो गई, आज हमारे पे इतना कर्जा है, कहाँ से देंगे? हमारे तो मरने, हमारे 12 लाख रुपए की अभी खरीदी किया था। हाँ, लोगों से कर्जा ले लेके बैंक में प्रॉपर्टी रख के 5 लाख रुपए लोन लिया हूँ। अब उसके बाद मैं कहाँ से भरूँगा साहब? ये तो हमारे बच्चों को भूखे मरने की नौबत आ गई। लॉकडाउन तो वैसे ही 20 दिन का था, एक तो उसमें मर रहे हैं, ऊपर से लोगों से जो कर्जा लिए हैं उसमें भी मरेंगे, या तो फिर पूरा परिवार फांसी लगा के मरेगा, क्योंकि हमारे पास तब कुछ बचा ही नहीं है। गवर्नमेंट तो कुछ अब बोलेंगी नहीं, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हो रही है लॉकडाउन में, अगर ये चीज़ हो रही है तो प्रशासन क्या देख रहा है? अगर दुकानें बंद है तो मैं बोलता हूँ ये अंगार लगने की बात ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रशासन घूम रहा है, देख रहा है, पर ये इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई तो हमारे पास बचा ही क्या है? देखिए क्या हो गया, गुजरी में कुछ दुकानों पर आग लगने की जानकारी प्राप्त हुई थी। तो हमारे फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो तत्काल जैसे ही जानकारी मिली तत्काल पहुंच गई थी और उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया और आग लगभग बुझ चुका है। 2-3-4 दुकानें हैं जहां पर उनका जो पूरा सामान है वो लगभग जल चुका है और हमको जानकारी मिली तो हमने अभी यहाँ पर आकर निरीक्षण भी किया है और पुलिस की टीम भी आ गई, प्रशासन पूरा उपस्थित हो गया है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई है कि यहाँ पर कुछ संख्या में छोटे छोटे अतिक्रमण है, जिसके कारण से फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है उसको पहुँचने में असुविधा हुई है। तो इस पर हम इसके बाद ये जो सारी चीज़ें हो जाएगी लॉकडाउन के बाद तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तेजी टोला में शराब चोरी होने के विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों के बीच चली लाठियों में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। खैलांजी पुलिस ने दोनों पक्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर दोनों पक्षों के एक महिला सहित 6 लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम खैरी के तेजी टोला में रज्जू दशहरे के द्वारा शराब बनाकर रखी गई थी। यह शराब गांव के किसी व्यक्ति के द्वारा चोरी कर ली गई थी, किंतु रज्जू दशहरे के द्वारा अपने गांव के संजय माहौले पर शराब चोरी करने का शक किया जा रहा था। शनिवार की रात्रि 8 बजे संजय माहौले अपने घर में था, तभी रज्जू दशहरे, बबलू दशहरे और रूपा दशहरे लकड़ी लेकर संजय के घर आए और शराब चोरी के शक में मारपीट करने लगे। इस दौरान विवाद बढ़ गया जो थाने तक पहुंच गया। जिले में कार्यरत करीब 6000 से अधिक रसोइयों को शासन स्तर पर करीब 6 माह से मानदेय प्रदान नहीं किया गया है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण के इस दौर में भी सेवाएं देने के बावजूद उन्हें अब तक शासन स्तर पर किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं की गई है, जिसको लेकर रसोइया संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आने वाले समय में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आपको बताएं कि रसोइया के मानदेय को लेकर संगठन के द्वारा प्रदेश स्तर पर आंदोलन धरना प्रदर्शन कर शासन प्रशासन को जगाने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद शासन स्तर पर रसोइयों को किस्तों में मानदेय दिए जाने पर सहमति बनी थी, लेकिन अक्टूबर माह से अब तक रसोइयों को वेतन प्रदान नहीं किया गया है। वहीं इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान संगठन प्रदेश प्रभारी देवनाथ पंचेश्वर ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान भी शासन के द्वारा रसोइयों को किसी भी प्रकार की राहत प्रदान नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यदि रसोइयों का मानदेय शीघ्र ही निर्धारित कर उनके खाते में नहीं डाला जाता है तो कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के बाद एक बार पुनः चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।
कोरोना संक्रमण काल में जिले के आयुष चिकित्सकों ने नौकरी करने से तौबा कर ली है। इसकी मानगी 25 और 26 अप्रैल को वॉक इन इंटरव्यू में दिखाई दी। वहीं दूसरी ओर स्टाफ नर्स के लिए अपेक्षा से अधिक आवेदन आ गए। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयुष चिकित्सक BDS के कुल 25 डॉक्टरों के पद निकाले गए थे। इस दौरान यह भी कहा गया था कि यदि 25 से अधिक अभ्यर्थी होते हैं तो भी उन्हें नौकरी पर तत्काल रख लिया जाएगा, लेकिन उसके बदले में 6 BDS, 10 BMS डॉक्टर, कुल मिलाकर 16 डॉक्टरों ने ही आवेदन किया है। वहीं दूसरी ओर स्टाफ नर्स के लिए 30 आवेदन पत्र मांगे गए थे, लेकिन उसके बदले में 155 आवेदन मिले। देखिए, वॉक इन इंटरव्यू 2 दिन चला था। 25 तारीख को रविवार के दिन और आज सोमवार के दिन, आज 5 बजे का समय दिया गया था। और इसमें हमने अस्थायी मानव संसाधन के रूप में आयुष चिकित्सक, BDS और नर्सिंग स्टाफ को की रिक्वायरमेंट थी हमारे पास। तो अभी तक हमारे पास BDS के 6 आवेदन आए हैं और BMS और BHMS के हमारे पास 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार 16 आवेदन हमें चिकित्सक के प्राप्त हुए हैं और हमारे पास 155 स्टाफ नर्स के आवेदन प्राप्त हुए हैं। देखिए, हमने जो रिक्वायरमेंट निकाली थी जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार, वो 25 डॉक्टरों की निकाली थी और हमने ये एक्सेप्शन रखा था कि ज़्यादा भी बच्चे आ सकते हैं। आयुष चिकित्सक जो हैं उनने बहुत उत्साह दिखाया था जब आवेदन हमने वॉक इन इंटरव्यू रखा था उसके पहले, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उनका उत्साह एकदम से कम हो गया है। वो बहुत ज़्यादा इस काम करने के लिए उतना आ नहीं रहे हैं। वही लोग आ रहे हैं जो पहले से या तो काम कर रहे हैं, जिनकी अंदर से अपनी काम करने की इच्छा है वो कर रहे हैं। लेकिन अगर उसकी बात हम स्टाफ नर्स की देखें तो स्टाफ नर्स का हमने 30 का हमने रखा था, लक्ष्य रखा था, और आज हमारे पास 150 आवेदन है और सारे बच्चे जो आए हैं वो सारे उत्सुक हैं काम करने के लिए, इतनी कोरोना की विकट परिस्थितियों को देखते हुए भी। वाराणसी अनुविभागीय अधिकारी वाराणसी के द्वारा नगर के सभी 15 वार्डों में डोर टू डोर सर्वे करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को आदेशित किया गया है, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व की घोषणा के अनुसार 10,000 रुपये और सुरक्षा की किट उपलब्ध कराने के लिए शासन प्रशासन से मांग की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके लिए नगर के वार्ड नंबर 1 से 15 तक सभी वार्डों को रेड जोन में रखा गया है और सर्वे कार्य प्रारंभ करवा दिया गया है, जिसमें हल्का पटवारी, महिला बाल विकास पर्यवेक्षक, नगर पालिका वार्ड प्रभारी, ANM, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और कोटवार की ड्यूटी लगाई गई है। जो वार्डों में RBSK के मार्गदर्शन में कार्यक्रम SARI या ILI या कोरोना के लक्षण है तो मेडिकल किट देना है, होम क्वारंटाइन करवाना है। आज हम लोग इतनी बड़ी कोरोना का वो चल रहा है अभियान, जिसमें हम लोग घर घर जाके सर्दी खांसी वाले मरीजों की जानकारी ले रहे हैं और 2020 में भी हम लोगों से पूरा सर्वे करवाए, जिसमें शासन प्रशासन ने बोला था कि आप लोग सर्वे करिए, पूरा काम करिए, आपको 10,000 रुपये इसका मिलेगा, पर आज तक हमको किसी भी प्रकार का पैसा नहीं मिला। और जो हमारी आशा कार्यकर्ताओं ने गए महीने में भी पूरा सर्वे भी किया, काम भी किया, टीकाकरण में भी पूरा सहयोग दिया, उसके बाद में भी हमारा किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं आया। जब हम पैसे की बात किया गया तो बोलते हैं आप लोगों का बजट नहीं आया है। जब हमारा बजट नहीं आया है तो हमारा काम कैसा आ गया? शासन हमसे फ्री में काम कब तक लेंगे और आज हम लोग कैसे सेफ रहेंगे? ना हमें किसी प्रकार का सैनिटाइजर मिल रहा है, ना किसी प्रकार का हमें मास्क मिल रहा है, फिर भी हम काम कर रहे हैं। हम शासन प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, हमसे काम पूरा लीजिए, हम काम करने को तैयार भी है, परंतु हमारा कुछ मानदेय कुछ तो बनाइए। क्यों नहीं शासन प्रशासन हमारे तरफ ध्यान देती? सिर्फ काम के लिए ध्यान देती है, पैसे के लिए क्यों नहीं हमारे ऊपर शासन प्रशासन हमारे ऊपर ध्यान देती? यही हम बोलना चाहते हैं। आज हमारे बाल बच्चे कैसे जीवित रहेंगे और क्या खाएंगे? अभी कौन सा आदेश आया है आपके लिए? अभी हम लोगों को आदेश आया है कि डोर टू डोर हर घर में जाना है। सर्दी खांसी बुखार किसी को है तो वो जानकारी हमको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है।